तो बहुत कुछ हमारे दिमाग में पिछले ऐसे अनुभव थे जब हम कम्युनिटी मीडिया की बात करते हैं, कम्युनिटी मीडिया के कोर्सेज़ को किया है। और मुझे याद आ रहा था जब मैं 2000 के आस-पास पत्रकारिता में दाखिल हो रहा था। उस वक़्त जो हालात थे हम लोग ग्रामीण पत्रकारिता से ही मैं शुरू किया था और फिर माखनलाल में एडमिशन लिया, माखनलाल यूनिवर्सिटी से कोर्स करने के बाद। और जब मैं झारखंड में पहली बार पत्रकारिता का नौकरी करने के लिए गया, तो हम सभी साथियों के बीच में ये हमेशा सवाल रहता था कि हम किस लिए आए थे और अभी क्या कर रहे हैं। मुख्य धारा के मीडिया में लगातार जगहें कम होती जा रही हैं और जो खबरें हैं वो सिमटती जा रही हैं। मुख्य धारा का मीडिया जिस तरह की काम कर रहा है, जिस तरह की बहसों को जन्म दे रहा है, वो सब हमें भीतर से तोड़ती भी जा रही हैं और नए सवाल भी खड़े करती जा रही हैं। और मैं देख पा रहा हूँ कि मेरे साथ के जितने भी साथी पत्रकारिता में आए थे, उनमें से या तो ज़्यादातर नौकरियाँ बदलने और अपनी नौकरी बचाने के खेल में शामिल हैं या फिर वो पत्रकारिता को छोड़कर अपना कोई छोटा ऑर्गनाइज़ेशन या मीडिया हाउस या बुलेटिन या कहें एक अखबार शुरू कर या वेबसाइट शुरू कर अपना काम कर रहे हैं। एक-एक खबर के लिए जिस तरह से लड़ना पड़ता था, हम लोगों ने जो छोड़ा है मीडिया, उसके पीछे वो लंबी कहानियाँ हैं। बहरहाल 2008 के बाद में मीडिया में बहुत ज़्यादा तेज़ी से हिंदी मीडिया की बात कर रहा हूँ मैं ख़ासकर पैसा इन्वॉल्व हुआ और उसकी वजह से जो वैकल्पिक पत्रकारिता थी या जो जन मुद्दों की पत्रकारिता हो सकती थी, उसके दायरे सिमटते चले गए। अभी हम लोगों ने जो ख़ास तौर पे महसूस किया है कि सोशल मीडिया के आने के बाद गाँव की खबरें, शहरों की खबरें, कम्युनिटी की खबरें तो बहुत ज़्यादा आ रही हैं, लेकिन साथियों के पास वो टूल्स और मेथड की कमी हमें महसूस हुई। तो इस आज़ाद बोल के कोर्स शुरू करने के पीछे मूल सवाल यही था कि क्या हम ऐसे साथियों को जो लिख रहे हैं, जो कम्युनिटी के बीच में हैं, उनको हम वो औज़ार, वो मेथड दे सकते हैं क्या, जिसमें कि वो अपनी बात को थोड़ा और पुख्ता ढंग से थोड़ा और काट-छाट के साथ थोड़ा और सँवर कर कह सकें। सीए एनआरसी का जो पूरा आंदोलन था, उसके दौरान और फिर जो कोविड-19 के दौरान मज़दूरों का, खासकर प्रवासी मज़दूरों का बड़ा जत्था अपने घरों की ओर लौट रहा था, उस दौरान कई साथी भोपाल में अपने कैमरे उठाकर, मोबाइल फ़ोन लेकर उनकी बातें रिकॉर्ड कर रहे थे। कच्ची-पक्की हिंदी, अंग्रेजी में वो बातें सोशल मीडिया पर शेयर कर रहे थे। लिखकर वो मुझे भेजते भी थे, कई बार वेबसाइट पे डालने के लिए, कई बार मुख्यधारा की मीडिया में छपवाने के लिए। तो ये एक बड़ा उत्साहित करने वाला अनुभव था और इसको लेकर हम लोगों ने एकाकी साथियों ने लगभग 1 महीने तक हमने पहले प्रैक्टिस की इसकी कि हम किस तरह की बातों पर हम क्यों करना चाहते हैं। तो करीब 7-8 साथी होते थे और हम लोग पत्रकारिता पर बात करते थे कि कैसे पत्रकारिता बदल रही है और पत्रकारिता में कैसे हस्तक्षेप किया जाए। उसी दौरान साथी साहिद, निघत, फराह, साहिबा, सुलेमान किसी की आवाज़ आ रही है, अपना म्यूट कर लेंगे प्लीज़। तो इन साथियों के साथ जो बातचीत हुई पत्रकारिता के बारे में, उसमें हमें लगा कि हम कुछ कर सकते हैं और इसके लिए हमें एक व्यवस्थित ढंग से मीडिया के बारे में पहले समझना, मुद्दों को समझना और फिर अपने माध्यम का चयन हमें करना होगा। तो ये इस कोर्स के शुरुआती दिन थे और तब हमने फिर 5 हफ्ते का एक ये कोर्स शुरू किया। इन 5 हफ्तों में क्या-क्या करने वाले हैं इसकी बहुत आउटलाइन हमने बनाई जिसमें कि पहले हफ्ते में हमने मीडिया के बारे में समझने के लिए कोशिश की, जिसमें हमारे साथ में साथी राकेश दीवान, पलाश सुरजन जी, सत्यम पांडे, आशा मिश्रा जी, शिवशंकर मौर्य जी, सचिन जैन जी, ऐसे साथी आते रहे वो। दूसरे हफ्ते में हम लोगों ने जो कोशिश की वो मुद्दों को समझने की, जो मौजूदा परिदृश्य है उसकी आर्थिक, सामाजिक और राजनीतिक हालात क्या हैं, इनके बीच में कोरिलेशंस क्या हैं,
इनका हमारे समाज पर किस तरह से असर पड़ रहा है, और राजनीति कैसे ड्राइविंग सीट पर है, सभी चीजों को संचालित कर रही है राजनीति, और उसके पीछे आर्थिक ताकतें हैं। तो इन सब चीजों को समझने की कोशिश की। तीसरे हफ्ते में हमने मीडिया के विभिन्न फॉर्मेट को, इलेक्ट्रॉनिक प्रिंट मीडिया के अलावा जो वैकल्पिक मीडिया के साधन हो सकते हैं, न्यूज़लेटर्स हैं, मैगजीन्स हैं, वेबसाइट है, सोशल मीडिया है, और पोस्टर हैं, लीफलेट्स हैं, इन सब के बारे में बातचीत की है। अब ये कोर्स चौथे सप्ताह में जा रहा है और हम लोग इसमें स्टोरीज लिखना लोगों ने शुरू कर दिया है। 17 साथी अभी कोर्स से जुड़े हुए हैं और वो सभी स्टोरीज लिख रहे हैं। जैसे सिमरन साथी है, 18-19 साल की बच्ची है, और वो अपने जो आसपास वहां पर रहते हैं वो लोग, वहां रहने के लिए घरों में जगह कम होती जा रही है। ज्यादातर घर 1 से 2 कमरे के हैं और उनके पास घरों की कमी रहती है, तो वो सड़क पर सोते हैं। लेकिन कोविड के दौरान पुलिस वाले तंग करते हैं, वो स्टोरी उसने की है। हेमा एक बच्ची की स्टोरी अभी उसने की, जिसमें कि हेमा बता रही है कि वो ऑनलाइन पढ़ नहीं पा रही है। उसके पापा ने उसे जैसे तैसे फोन तो दे दिया है, लेकिन उसे समझ में नहीं आ रहा है कि वो फोन से कैसे पढ़ पाएगी। अर्चना की स्टोरी है कि पार्क नहीं है उसके यहाँ बच्चों के खेलने के लिए। निगत ने अभी हाल ही में एक स्टोरी की है जिसमें कि एक महिला की परेशानी, वो कैसे लगभग 40 सालों में उसने अपने 3 बच्चों को पालकर बड़ा किया है, वो स्टोरीज हैं। शाहिद लगातार स्टोरीज कर रहे हैं। तो ये कम्युनिटीज की स्टोरी आ रही है। साथियों का कहना यही था कि जो जहां पर घटनाएं हैं, जहां पर खबरें हैं, वहां कोई कितनी भी संवेदनशीलता के साथ पत्रकार पहुंचे, लेकिन वो 1 या 2 घंटे में उस ढंग से बात नहीं कह सकता जैसा कि उसी जमीन पर रहने वाले लोग जो उसे भोग रहे हैं, जिसे हम कहते हैं हिंदी में भोगा हुआ यथार्थ जिनके पास है, उस यथार्थ को लिखने के लिए, उस दर्द को महसूस करने के लिए वहीं के व्यक्ति की जरूरत है। तो इस कम्युनिटी मीडिया के कोर्स के जरिए हम वहीं से ग्राउंड से वो रिपोर्टर्स तैयार करना चाहते हैं जो कि अपनी बात को कहें। उनकी बात में हो सकता है कि थोड़ा बहुत खुरदरापन हो, वो बहुत टेक्निकली या भाषाई रूप से बहुत पारंगत ना हो, लेकिन उनकी खबरों में जो तथ्य हैं, उनकी सच्चाई एक एक अल्फाज से झलकती है। हम कोशिश कर रहे हैं कि जल्दी ही संविधान लाइव की वेबसाइट पर ये स्टोरीज आप तक पहुंचाएं, और इस कोर्स के आखिरी हफ्ता, जो अगला हफ्ता शुरू होगा, उसमें हम लोग एक्सपोजर विजिट्स के लिए सोच रहे हैं। लेकिन चूंकि भोपाल में अभी लॉकडाउन है, तो 3 तारीख के बाद जो भी स्थितियां रहेंगी, फिर ग्राउंड पर जाकर उनके साथ में ग्रुप्स रिपोर्टिंग करेंगे। सजना, थैंक यू। थैंक्स सचिन। तो अब मैं साइना जी को इनवाइट करती हूँ। प्लीज आप अपना सेशन स्टार्ट करें। थैंक्स सो मच। Thank you very much. Congratulations on your efforts in this training. मैं इस 40 मिनट में 3-4 सेक्टर को कंसिडर करता हूँ। सबसे पहले सचिन जैसा कहा, जो पत्रकारिता छोड़ के चले गए हैं, उसको उसका इतिहास था कि हर छोटे खबर, हर छोटे स्टोरी के लिए झगड़ा करना पड़ता है उसको छपाने के लिए। हर पत्रकार ये जानता है, और जो भी पत्रकारिता में इंटरेस्ट लेते हैं वो सब जानते हैं कि हमेशा पत्रकारिता में ये सवाल आती है कि आज क्या स्टोरी है, आज क्या स्टोरी बनने वाला है, व्हाट मेक्स अ स्टोरी टुडे, व्हाट इज द न्यूज ऑफ द डे, फ्रंट पेज में क्या छपना है। ये सवाल पत्रकारिता में हर दिन की बात है। इट कम्स एवरी डे इन द लाइफ ऑफ जर्नलिस्ट। तो आप आज का न्यूज़पेपर्स फ्रंट पेज देख लीजिए, बहुत प्रेडिक्टेबल चीज आपको मिलेगा। कोविड का जो नंबर्स है, कितने लोग इन्फेक्शन कितने लोग तक पहुंचा है, कितने लोग मरे हुए हैं उसमें,
मर गए, इसमें कितने लोग का क्वारंटाइन में जा रहा है, कैंप्स में जा रहा है, ये सब डिस्कशन होगा। लेकिन वो भी अभी अभी मैंने टाइम्स ऑफ इंडिया, हिंदू, इंडियन एक्सप्रेस सब देख रहा था ऑनलाइन। ज्यादा से ज्यादा और टीवी पे भी डिस्कशन होगा कि दिल्ली शहर, मुंबई शहर, चेन्नई शहर, कोलकाता शहर, एक्चुअली दिल्ली, मुंबई, चेन्नई, बेंगलुरु ज्यादा है। हाँ, ये ठीक है, इसलिए कि वहां केसेस बहुत ज्यादा है। मुंबई, दिल्ली, चेन्नई आर टेरेबल, एंड कोलकाता उसके लिए नंबर्स मिलता नहीं, और मिलेगा तो भी बहुत सस्पेक्ट नंबर्स हैं। लेकिन अच्छा, वो एक खबर है, वो हमें आने वाले 6 महीने में वो खबर फ्रंट पेज पे रहेगा, मैं मानता हूं। ओके, दूसरा जो स्टोरीज है फ्रंट पेज पे, राजस्थान में राजनीति की संकट, सरकार की संकट, पॉलिटिकल क्राइसिस, ठीक है। अभी और कुछ है। आप जानते हैं कि जब अमिताभ बच्चन का पॉजिटिव टेस्ट हो जाएगा, 3-4 दिन के लिए वो हर टीवी प्रोग्राम पे फर्स्ट आती है और हर न्यूज अखबार में फ्रंट पेज पे आते हैं उसका प्रोग्रेस। जो अमिताभ बच्चन हर रोज एडवर्टाइजिंग कर रहा है कोविड के खिलाफ, हाउ टू अवॉइड बीइंग पॉजिटिव, ये सब ठीक है। एक बड़ा खबर है, एक बड़ा स्टोरी है। अभी 100 दिन निकल गया, उस 100 अभी क्या 125 दिन निकल रहा है। हम देखो, पत्रकारिता में हम ये शब्द यूज करते हैं ना, न्यूज जजमेंट। हाउ डू वी जज? It is my news judgment that Amitabh Bachchan story is the most important thing. ये न्यूज जजमेंट बोलते हैं ना। लेकिन किसी भी बड़ा अखबार में, किसी भी टेलीविजन प्रोग्राम में बहुत मुश्किल है ये बड़ा स्टोरी स्पॉट करने के लिए। वो क्या है? देश की और सरकार की गोदाम में अभी पड़े हुए हैं 91 मिलियन टन्स ऑफ फूड ग्रेन। 91 मिलियन टन, 910 लाख टन फूड ग्रेन, गेहूं, चावल सब, 910 लाख टन पड़े हुए हैं। और दुनिया में जितने लोग भूखे मर रहे हैं, दुनिया में जितने लोग हंगर में रहते हैं, भूखे में रहते हैं, उसका आधा जनसंख्या हिंदुस्तान में है। हाफ इंडिया इज सिटिंग ऑन द लार्जेस्ट होर्डिंग ऑफ फूड ग्रेन इन द वर्ल्ड। बफर स्टॉक कहते हैं उसको, सरकार कहते हैं सरप्लस। We are sitting on the largest food grain buffer stock in the planet, 91 million tons, and this country is home, along with Pakistan, Bangladesh, to half the world's hungry. ये स्टोरी नहीं है क्या? ये खबर नहीं है क्या? ये इसको फ्रंट पेज पे नहीं छापना है क्या? Isn't this news? Is it not newsworthy? और ये भी है, पिछले 50 साल में इस देश इतना हंगर नहीं देखा जो पिछले 100 दिन में देखा। This is the greatest period of hunger in the last 50 years, perhaps in independent India. और 91 मिलियन 910 लाख टन फूड ग्रेन पड़ा है alongside the hungriest population. इसका क्या लॉजिक है, क्या जस्टिफिकेशन है? और नो स्टोरी एट ऑल। दूसरी बात,
जून 1 में अभी अभी जो मैंने देखा इस हफ्ते वो 910 लाख टन हुआ। जून 1 तारीख को जो काउंट था 104 मिलियन टन्स, 104 मिलियन टन्स। उसके बाद वो 5-5 किलोग्राम देके 91 मिलियन टन्स है और बढ़ने वाला है। इसको क्या करना है? पीपल आर हंग्री। आपकी जनसंख्या में 2/3 लोग ही आता है आपका फूड सिक्योरिटी एक्ट के प्रोटेक्शन में, बाकी 30% को दे हैव नो प्रोटेक्शन। सरकार ने यही सरकार पिछले 5-6 साल में 3 करोड़ रेशन कार्ड को कैंसिल किया। वो 67% से भी ये फेक है, ये बोगस है, ये डुप्लीकेट है, जो भी कर दिया। अभी मार्च में जब ये कोरोना क्राइसिस शुरू हुआ, मार्च में कुछ नहीं किया, अप्रैल में कुछ नहीं किया, मई में कहा जो हमने 30 लाख जन को फूड ग्रेन दिया जिसके पास रेशन कार्ड नहीं है उनको भी दिया। अरे वो ही 3 करोड़ लोग था जिसका रेशन कार्ड आपने कैंसिल किया, फेक और सब बोल के। वो एक मिड अप्रैल में, अप्रैल 20 तारीख को आप देखिए अखबार, एक छोटा सा अनाउंसमेंट है वहां, कैबिनेट हैज अप्रूव्ड कन्वर्जन। कोई लिमिट नहीं था, 1 मिलियन, 10 लाख, 100 लाख, कुछ लिमिट नहीं रखा उसमें। केंद्रीय कैबिनेट ने अप्रूव कर दिया, बहुत कुछ चावल का स्टॉक्स लेके आप इथेनॉल बना सकते हैं। इथेनॉल क्यों बनाएंगे उससे? जब लोग भूखे मर रहे हैं, हंगर में मर रहे हैं, इथेनॉल का क्या जरूरत है? ये जरूरत है इथेनॉल का हैंड सैनिटाइजर बनने के लिए, बोल रहा है। बहुत सारे जगह में पूरा देखिए, तेलंगाना, उड़ीसा, मध्य प्रदेश, ये आंध्रा, इन राज्यों में 60% ग्रामीण हाउस होल्ड में एक्सेस नहीं है ना पानी का ना सोप का। और आपने जो पानी है, जो चावल, और उसमें हंगर भी बहुत ज्यादा है आजकल, और आपने वो चावल लेके इथेनॉल बना के हैंड सैनिटाइजर दे रहे हैं। लेकिन एक्चुअल पिक्चर क्या है? इससे किसका बेनिफिट मिल रहा है? देश में 128 ग्रेन डिस्टिलरी है। आप देखिए उसका ओनर्स क्या है, किस किस पार्टी से, किस किस करोड़पति हैं उसमें। ग्रेन डिस्टिलरीज, उसका कैपेसिटी कम हो, उसका कैपेसिटी से बहुत कम प्रोडक्शन हो रहा है। मतलब एक 750 मिलियन लीटर्स कैपेसिटी ग्रेन डिस्टिलरी का वेस्ट हो रहा है। तो जो चावल आप देंगे नहीं पब्लिक को, जो भूखे मर रहे हैं उनको नहीं दे रहे हैं, आप ग्रेन डिस्टिलरी में दे रहे हैं। ये एक बात है। देखिए, are we discussing what is news judgment, or are we discussing the lack of moral judgment? The extremely cruel mentality and mindset that we can, while people are hungry, starving, don't have income, the migrants have lost their income, their families have lost, उसका remittances निकल गया, जब उसके बहुत जरूरी है फूड ग्रेन के लिए, आप बोल रहे हैं आपको 5 किलो देता हूं, और नेशन को रियलिटी टीवी शो पे एड्रेस देता हूं कि मैंने क्या क्या बड़ा काम किया। ये एक खबर है।
थिंक अबाउट इट, ये न्यूज जजमेंट क्या है मीडिया का। दूसरी बात, हम सब सहमत में हैं, हम सब एग्रीमेंट में हैं कि इंडिपेंडेंट इंडिया की इतिहास में इतना जरूरी कभी नहीं था पत्रकारिता और पत्रकार के लिए। पत्रकारिता का जरूरी इस समय इतना इंपॉर्टेंट है, इतना महत्वपूर्ण है। और जिस समय पत्रकारिता का इंपॉर्टेंस इतना जरूरी है उनके लिए, बड़े बड़े कॉरपोरेट मीडिया ने 1200 पत्रकार और मीडिया वर्कर्स उसको नौकरी से हटा दिया। The public of India have never needed journalism more, never needed journalists more. और उसका रेस्पॉन्स क्या है मीडिया का, मेन स्ट्रीम बड़ा बड़ा मीडिया का? 112 पत्रकार और मीडिया वर्कर्स, कैमरामैन, सब 112। हिंदुस्तान टाइम्स ने 150 और फिर 20-25 निकाला, 180, और बोला था उन लोगों को कि उनकी स्टाफ को कि ये पहला राउंड है। आनंद विकटन तमिलनाडु में 175 पत्रकार एक शॉट को चले गए। हिंदू में मुंबई एडिशन पूरा खत्म हो गया, सबको सैक कर दिया, और बहुत दूसरी एडिशंस में भी बहुत ले ऑफ्स हुआ, और जो बचा है वहां उनका सैलरी काटा है। जो प्रधानमंत्री आके अपील किया ना, सैलरी मत काटो, जो अफोर्ड कर सकते हैं आप दे दीजिए सैलरी को। हम सब मिडिल क्लास लोग को बताया प्रधानमंत्री, आपका नौकर लोग जो आते हैं उनका सैलरी मत विथहोल्ड करो। ठीक है, हो गया, वो गांव में चले गए, लेकिन उसको पेमेंट मिलना चाहिए। मैं पूरी तरह सहमत में हूं उसके। लेकिन जब सबसे बड़ा मीडिया हाउसेस जिसका प्रॉफिट्स अमंग द मोस्ट प्रॉफिटेबल मीडिया कंपनीज इन द वर्ल्ड, वो ले ऑफ कर रहे हैं, जिसके पास पैसा है, कैश रिजर्व्स बहुत है, पेड न्यूज से बहुत कमाया, बहुत कैश रिजर्व्स है उन लोगों के पास, और ले ऑफ्स कर रहे हैं। इसलिए कि पैंडेमिक को एक एक्सक्यूज लेके, पैंडेमिक को लेके एक्सक्यूज बना रहा है कि अरे आपका नौकरी तो खत्म करना ही पड़ेगा, इसलिए कि पैंडेमिक है, मेरे पास पैसा नहीं है। ये बिल्कुल झूठ है। वो ले ऑफ्स 2008 वॉल स्ट्रीट कोलैप्स के बाद हुआ, डीमोनेटाइजेशन के बाद हुआ, अभी पैंडेमिक को यूज कर रहे हैं उसको। एट द टाइम वी नीड जर्नलिज्म द मोस्ट। ये क्यों हो रहा है? इसलिए कि पिछले 30 साल में पूरा पत्रकारिता का यूनिवर्स बदल गया इस देश में। पूरी तरह कॉर्पोरेट जगत का कंट्रोल आ गया उसमें। वहां उन कॉर्पोरेट जगत के लिए पत्रकारिता एक नोबल प्रोफेशन नहीं है, एक ऑक्यूपेशन नहीं है। हम लोग का जैसा एक मिशन बनता है या जो भी है, उन लोग का ऐसा नहीं है। जर्नलिज्म इज वन मोर रेवेन्यू स्ट्रीम। इट इज अ रेवेन्यू स्ट्रीम। अगर मैं पैसा बन सकता हूं उससे। अच्छा देखिए, वो बोल रहा है कि पैसा नहीं है ना, इसलिए आप फाइनेंशियल एक्सप्रेस का, जिस एक्सप्रेस ग्रुप में बहुत लोग का सैलरी काट दिया, फाइनेंशियल एक्सप्रेस का रिपोर्ट देख लीजिए 5 दिन पहले। प्रिंट मीडिया का एड्स जून जुलाई 2020 में जून 2019 से 325% ज्यादा है। एड्स तो मिल रहा है, बड़े हाउसेस को एड्स मिल रहा है। टाइम्स ऑफ इंडिया में एड्स वापस आ गया। पैसा नहीं है बोल रहा है, लेकिन उनका टैम वो सब
मार्केट रिसर्च एजेंसीज हैं, वो फाइनेंशियल एक्सप्रेस में रिपोर्ट है कि प्रिंट एड्स वापस आ रहा है। तो एड्स आ रहा है, पैसा आपको मिल रहा है, एड्स आर मोर देन लास्ट ईयर बड़े बड़े कंपनीज में, लेकिन वही कंपनीज ज्यादा लोग को निकल रहा है। ये दूसरी बात है। तीसरा तो जो माइग्रेंट और माइग्रेशन, देखिए आप आपका ऑर्गेनाइजर्स मुझे